हाय फ्रेंड्स, आई एम अन्विता द्विवेदी फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के नोट्स चाहिए तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और इस पब्लिक ग्रुप पर कुछ पेड कोर्सेज भी चलते हैं हमारे, जो कि डिफरेंट स्टेट्स की जुडिशरी के प्री और मेंस दोनों के मटेरियल अवेलेबल कराते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप लॉ पार्ट 2, भारतीय नागरिकता कानून भाग 2। इसके पहले जो इंडियन सिटीजनशिप लॉ पार्ट 1 का वीडियो है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वाला वीडियो बेहतर समझ में आ सके। और इसके पहले वीडियो में हमने आपको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक होने के जो भी नियम एवं कानून हैं उनसे अवगत कराया था। और वो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट ओनली डील्स विद द मैटर ऑफ द सिटीजनशिप बिफोर द 26 जनवरी 1950। यानी भारतीय कानून लागू होने से पहले किन किन लोगों को नागरिकता दी गई और किन किन नियमों के तहत दी गई वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। बट no provision in the constitution deals with the acquisition of citizenship subsequent to that date, यानी कि subsequent to the 26 January 1950 Indian Constitution doesn't deal with the या कह सकते हैं कि Indian Constitution doesn't have any provision related to acquisition of citizenship। तो आर्टिकल 11 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसने हमें ये पावर दी गई है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है रिगार्डिंग दी मैटर ऑफ सिटीजनशिप। तो उसी पावर के अंतर्गत इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 पार्लियामेंट ने बनाया। तो आज हम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत में जितने भी नियम कानून हैं सिटीजनशिप के एक्विजिशन को लेकर या फिर उसके टर्मिनेशन को लेकर उन सब के बारे में बात करेंगे। तो जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वो मेनली हमें बताता है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद हम किस तरीके से भारत की नागरिकता एक्वायर कर सकते हैं या फिर किस तरीके से भारत की नागरिकता को ख़त्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है या सरकार उसे समाप्त कर सकती है। तो अब हम इसके नियम जान लेते हैं। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरीके दिए हुए हैं, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में 5 तरीके दिए हुए हैं जिनके द्वारा हम नागरिकता अक्वायर करते हैं या नागरिकता हासिल करते हैं। 5 वेज टू अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। पहला, बर्थ, जन्म के द्वारा, ये सेक्शन 3 में डिफाइन है। फिर डिसेंट यानी वंशानुगत, ये सेक्शन 4 में डिफाइन है। फिर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा, ये सेक्शन 5 में डिफाइन है। और नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक तौर पे कैसे हम मान लेते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप के इक्वल है कोई व्यक्ति, तो वो सेक्शन 6 में डिफाइन है। उसके बाद हमारा जो 5th वे है दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सम टेरिटरी, ये सेक्शन 7 में डिफाइंड है। इसका मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का विलय। इसको हम आगे विस्तार से समझाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं बाई बर्थ यानी जन्म के द्वारा हम कैसे भारतीय नागरिकता हासिल करते हैं। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो हमें ये बताता है कि हम बाय बर्थ कैसे इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन 3 है ये बेसिकली उन लोगों की बात करता है जिनका जन्म इंडिया में हुआ हो, यानी कि अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, जो लोग इंडिया में पैदा हुए हैं। तो पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो या तो 26 जनवरी 1950 वाले दिन पैदा हुए हैं या उसके बाद कभी पैदा हुए हैं, लेकिन वो लोग बिफोर 1 जुलाई 1987 पैदा हुए हैं। अच्छा, ये जो डेट्स मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ पहले ही, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये जितनी भी डेट्स हमने यूज़ की हैं ये फर्दर अमेंडमेंट्स की डेट है। जैसे जो हमारा ये भारतीय नागरिकता कानून है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये कई बार अमेंड हो चुका है बनने के बाद से। तो इसमें जो मेन अमेंडमेंट्स हुए हैं वो 1986, 1992, 2003, फिर 2005 और अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है 2019 में। तो ये जो डेट्स मैंने दी हुई हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये बेसिकली अमेंडमेंट जब लागू हुए हैं। देखिए, अमेंडमेंट होने की डेट अलग होती है और फिर अमेंडमेंट लागू होने की यानी कि कानून के लागू होने की डेट अलग होती है। तो ये जो डेट है, तो इन ये सारी डेट्स यहाँ पे जितनी भी दी हुई हैं ये सारी वो डेट्स हैं जिनमें कि अमेंडमेंट लागू हुए हैं। और हर उस डेट के आगे वो नियम लिखा हुआ है जो उस अमेंडमेंट के लागू होने पर आया है। जैसे मान लीजिए कि आज की तारीख में कोई एक अमेंडमेंट लागू हुआ है और उसके बाद
इस अमेंडमेंट के थ्रू कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। तो उस तारीख के आगे या उस डेट के आगे जिस दिन वो अमेंडमेंट लागू हुआ है उसके आगे वो नियम लिखा हुआ है जो उस अमेंडमेंट के थ्रू आया है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। तो अब हम समझ लेते हैं कि बाय बर्थ कैसे सिटीजनशिप हासिल की जाती है। तो पहला नियम ये है कि जो भी लोग इंडिया में पैदा हुए हैं लेकिन वो 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट अमेंडमेंट से पहले यानी बिफोर 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, तो वो लोग सिटीजन्स बाय बर्थ माने जाएंगे। उनको माना जाएगा कि वो बाय बर्थ जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं, एंड दैट टू इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि उनके पेरेंट्स की नेशनैलिटी कुछ भी हो, पर अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 वाले दिन या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले, तो वो भारतीय नागरिक माना जाएगा, भले ही उसके पेरेंट्स भारतीय नागरिक हों या ना हो। उसके बाद आते हैं अब यही जो डेट है नेक्स्ट अमेंडमेंट की 1 जुलाई 1987। तो अगर कोई व्यक्ति, अब इसके बाद वाले व्यक्तियों का क्या होगा, तो अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 या उसके बाद पैदा हुआ हो लेकिन नेक्स्ट अमेंडमेंट लागू होने से पहले यानी कि 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुआ हो, तो वो व्यक्ति भी बाय बर्थ सिटीजन माना जाएगा। लेकिन कब? जब आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज इंडियन सिटीजन एट टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि कोई भी एक पेरेंट चाहे माता या पिता भारतीय नागरिक हो उसकी बर्थ के समय पर। ठीक है, तो जो व्यक्ति 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद पैदा हुए हैं पर 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए हैं, तो वो व्यक्ति जन्म से ही भारतीय नागरिक माने जाएंगे अगर उनका कोई भी एक पेरेंट माता या पिता भारतीय नागरिक है उनकी बर्थ के समय पे। अब लास्ट नियम जो है वो कहता है कि जो इस संबंध में बाय बर्थ नागरिकता जन्म से नागरिकता अक्वायर करने के संबंध में जो नियम है लास्ट, वो ये कहता है कि आफ्टर 3 दिसंबर, यानी कि जो व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुआ हो उसको भी जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है, लेकिन तब जब उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन हो। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि जो पहले नियम था 1 जुलाई 1987 तक, उसमें ये चीज़ मानी गई थी कि पेरेंट्स की नेशनैलिटी मैटर नहीं करती है, बस बच्चे का जन्म इंडिया में होना चाहिए। उसके बाद ये बोला गया कि किसी एक पेरेंट को इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, और जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ 3 दिसंबर 2004 को जो लागू हुआ उसमें ये बोला गया कि इस दिन या इसके बाद पैदा होने वाले सभी बच्चों को भारतीय नागरिक माना जाएगा अगर वो भारत में पैदा हुए हैं, किंतु उनके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। अच्छा, या फिर इसमें एक और नियम है, अगर 3 दिसंबर 2004 को पैदा होने वाले 3 दिसंबर 2004 के दिन या उसके बाद पैदा होने वाले कोई भी बच्चा जो कि भारत में पैदा होता है और उसका एक पेरेंट इंडियन सिटीज़न है तो भी उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। लेकिन जो दूसरा पेरेंट हो, यानी कि अगर उसके पिता इंडियन सिटीज़न हैं तो माता इल्लीगल माइग्रेंट नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर माता इंडियन सिटीज़न है तो पिता इल्लीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। और ये जो इल्लीगल माइग्रेंट हैं ये सेक्शन 2 में एक्ट के डिफाइन है। बेसिकली कोई भी व्यक्ति जो कि भारत में बिना किसी वैलिड पासपोर्ट के या तो एंटर किया हो वो इल्लीगल माइग्रेंट माना जाता है, या फिर उसके पास वैलिड पासपोर्ट हो लेकिन उसका इंडिया में रहने का टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका हो, जो कि अलाउंस टाइम था जो कि गवर्नमेंट ने उसे अलाउ किया था वो ख़त्म हो चुका हो, तो इस केस में वो व्यक्ति इल्लीगल माइग्रेंट माना जाएगा। अब बात करते हैं बाय डिसेंडेंट की। तो इस केस में ये माना जाता है, ये सेक्शन 4 डील करता है इन केसेस से, और इसमें उन लोगों की बात की जाती है जो इंडिया के बाहर पैदा हुए होते हैं। तो यानी कि बाय बर्थ में तो हमने उन लोगों की बात की जो कि इंडिया में पैदा हुए हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी डिफरेंट कंडीशंस में। अब बाय डिसेंट में यानी कि वंशानुगत तरीके से हम ये देखेंगे कि जो लोग इंडिया से बाहर पैदा हुए हैं उनको कैसे नागरिकता मिलेगी। तो अब देखिए इसमें जो मेन अमेंडमेंट हुआ था बाय डिसेंट वाले क्लॉज में वो 10 दिसंबर 1992 को लागू हुआ था। ठीक है, तो पहला जो नियम है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि इंडिया के बाहर पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले पैदा हो गया है, तो उससे हम सिटीज़न मानेंगे इंडिया का बाय डिसेंट, यानी वंशानुगत तौर पे वो इंडिया का सिटीज़न माना जाएगा उस कंडीशन में जब उसके पिता भारतीय नागरिक हो उसकी बर्थ के समय पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पिता की बात की गई है बाय डिसेंट में, कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पैदा होता है लेकिन भारत के बाहर, देखिए बाय डिसेंट में हमेशा याद रखिएगा कि बॉर्न आउटसाइड इंडिया की बात हुई है और बाय बर्थ में बॉर्न इनसाइड इंडिया की बात हुई है।
तो अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा होता है 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, अगर यदि उसके पिता भारत के नागरिक हैं उसकी बर्थ के समय में। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ है इसके पिता भी इसी नियम के तहत भारत के नागरिक हैं, मतलब वो बाय बर्थ नागरिक नहीं है भारत के उसके पिता, बट बाय डिसेंट हैं, वो भी वंशानुगत तौर पर ही भारत के नागरिक हैं, तब क्या होगा? तब ये माना जाएगा कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति के जन्म के विषय में इंडियन काउंसुलेट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद इन दी 1 ईयर ऑफ हिज बर्थ, यानी कि उस व्यक्ति के पैदा होने के 1 साल के अंदर उसके पेरेंट्स को इंडियन काउंसुलेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसकी बर्थ का, टू इन ऑर्डर टू मेक हिम इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ है वो भी 10 दिसंबर 1992 के दिन या फिर उसके बाद, तब ये नियम है कि इफ़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज इंडियन सिटीजन, यानी पहले मैं सिर्फ पिता की बात की थी, उसके बाद नियम में बदलाव किया गया और ये बोल दिया गया कि कोई भी एक पेरेंट अगर इंडियन सिटीजन है 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद, तो उसके बाद पैदा होने वाले बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद जब फिर से फर्दर अमेंडमेंट हुआ 2003 में, तो ये नियम हो गया कि भले ही बच्चा 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद पैदा हुआ हो और उसके कोई भी एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो, लेकिन उन्हें तब भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बर्थ का एट इंडियन काउंसुलेट विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो ये नियम 2003 के बाद आया। इसके बाद अब हम बात करते हैं बाई रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के तौर की नियम की। पंजीकरण से कैसे हम भारतीय नागरिक बन सकते हैं, तो इसमें सेक्शन 5 डील करता है और इसमें बताया गया है कि कौन कौन से लोग हैं जो कि पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले इसमें भारतीय मूल के नागरिकों की बात की गई है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया एंड रिसाइडिंग देयर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यानी कि इसमें भारतीय मूल के उन लोगों की बात की गई। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि उसके कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट वो इंडियन सिटीजन रह चुके हों उस व्यक्ति के। ठीक है, तो वो उस पर्सन को हम इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति मानते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति अगर इंडिया में रह रहा है और वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू जब इंडियन सिटीज़न बनने के लिए अप्लाई करता है तो उसके जस्ट 12 महीने पहले वो इंडिया में लगातार रहा हो। ठीक है, एप्लीकेशन फाइल करने से पहले, सिटीजनशिप का एप्लीकेशन फाइल करने से पहले वो व्यक्ति 12 महीने तक इंडिया में रहा हो। ठीक है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इसके बाद बोला गया है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फिर से भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो कि इंडिया के बाहर रह रहा हो। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति जो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर रह रहा हो किसी भी कंट्री में। फिर इसके बाद थर्ड वो लोग हैं इस सेक्शन के अंतर्गत सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि औरतें जो कि इंडियन सिटीजन से शादी कर लेती हैं वो इस सेक्शन के अंतर्गत नागरिकता अप्लाई कर सकती हैं। फिर माइनर चिल्ड्रेन, ठीक है, जो जिन भी भारतीय नागरिकों के माइनर चिल्ड्रेन हैं जो कि बाहर पैदा होते हैं वो इस नियम के अंतर्गत सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं या सेक्शन 5 के अंतर्गत सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुआ सिटीजन्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री, तो जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्री हैं उनमें कोई भी ऐसा इंसान जो कि फुल एज अटेन कर चुका हो यानी 18 साल से ऊपर का हो और कैपेसिटी यानी कि अपनी वेल मेंटल कैपेसिटी में हो, वो सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकता है। उसके बाद कोई भी OCI सिटीजन्स फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, OCI सिटीजन्स का मतलब है ओवरसीज़ इंडियन सिटीजनशिप। ओवरसीज़ इंडियन सिटीजनशिप उन लोगों की मानी जाती है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो कि भारतीय मूल का है परंतु बाहर जाके रह रहा है तो उनको गवर्नमेंट एक OCI सिटीजनशिप देती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ डुअल सिटीजनशिप, लेकिन इनके अधिकार सीमित रहते हैं, इन्हें वोटिंग राइट वगैरह नहीं मिलता है बट इन्हें कुछ राइट्स इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। तो कोई भी OCI सिटीजन जिसको OCI कार्ड मिला हुआ है और 5 साल से वो OCI कार्ड होल्ड कर रहा है तो वो प्रॉपर सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकता है इस सेक्शन के अंतर्गत। फिर इसमें एक केस आता है हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी का। दिस इज़ वेरी फेमस केस एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस। देखिए इस केस में क्या हुआ था कि सोनिया गांधी की सिटीजनशिप चैलेंज की गई थी ड्यूरिंग द इलेक्शन कॉन्टेस्ट, जब उन्होंने
इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन लड़ने के बाद जो उनके ओपोनेंट थे उन्होंने उनकी सिटीज़नशिप, उनके इलेक्शन के बेसिक उनके इलेक्शन जीतने को बेसिकली चैलेंज किया था अंडर द ग्राउंड ऑफ चैलेंजिंग द आर्टिकल सेक्शन 5(1)(c). तो इसमें उनका कहना था कि वो इंडियन सिटीज़न नहीं मानी जाएंगी अंडर सेक्शन 5(1)(c), और क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी मैरिड वुमेन को सर्टिफिकेट दे रखा है इंडियन सिटीजनशिप का इन ल्यू ऑफ हर मैरिज, ठीक है, उसकी मैरिज के लिए, उसकी मैरिज के रिगार्डिंग अगर इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे इंडियन सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट दे रखा है, तो दैट इज़ अलोन सफिशिएंट टू मेक हर इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो ये जो प्रूफ है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये एविडेंस सफिशिएंट होगा ये मानने के लिए कि वो व्यक्ति या वो औरत भारतीय नागरिक है। अगर कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि इस सर्टिफिकेट को गलत साबित कर सकता है वो सामने आ जाता है, तब कोर्ट इस केस को दूसरे तरीके से डील करेगा, तब उसकी सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है। लेकिन जब तक कि कोई सुपरसीडिंग एविडेंस हमारे पास नहीं है, तब तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया गया सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 5(1)(c) इज सफिशिएंट टू होल्ड द सिटीजनशिप ऑफ दैट वुमेन। ओके, तो ये इस केस में हेल्ड किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं बाय नेचुरलाइजेशन की। तो नेचुरलाइजेशन का मतलब है यहाँ पे प्राकृतिक तौर से सिटीजनशिप हासिल करना। तो प्राकृतिक तौर से हम सिटीजनशिप कैसे हासिल करेंगे, इसकी बात की गई है। देखिए, नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है एक तरीके से इक्वलाइजेशन। तो किसी व्यक्ति को जब हम इक्वल स्टेटस दे देते हैं, इक्वल स्टेटस टू इंडियन सिटीज़न, तो उसको मान लिया जाता है कि वो इंडियन सिटीज़न बन गया। तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ नेशन के जो भी सिटीजन्स हैं जो कि फुल एज और फुल कैपेसिटी रखते हैं, फुल मेंटल कैपेसिटी रखते हैं, वो इंडियन सिटीज़न बन सकते हैं अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं तब। अब वो कंडीशंस क्या है जो कि फुलफ़िल करनी पड़ेंगी? वो कंडीशंस ये हैं कि दैट पर्सन जो कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, जो भी कॉमनवेल्थ का सिटीज़न है और जो कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है बाय नेचुरलाइजेशन, वो पर्सन जिस भी कंट्री को बिलोंग करता है वो कंट्री इंडियंस को भी अलाउ करती हो इंडियन सिटीज़न अपने देश का सिटीज़न बनने के लिए। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी अगर ऐसे देश से बिलोंग करता है वेयर इंडियंस आर नॉट अलाउड टू बिकम सिटीजन्स, तो ही कैन नॉट बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया आइदर। ठीक है, यहाँ पे टिट फॉर टैट वाली स्थिति आप ले सकते हैं कि जिस प्रकार का ट्रीटमेंट इंडियन सिटीज़न को उस कंट्री में दिया जाएगा, उसी प्रकार का ट्रीटमेंट हमारी कंट्री में दिया जाएगा सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। नाउ, कोई भी व्यक्ति अपने देश की सिटीजनशिप अगर अपनी मर्जी से रिनाउंस कर देता है, यानी कि त्याग देता है वॉलेंटरली, तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में रह रहा है, रिसाइड कर रहा है और गवर्नमेंट सर्विस में है 12 महीने, और वो गवर्नमेंट सर्विस में वो एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए हो इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, यानी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने से जस्ट 12 महीने पहले तक कोई व्यक्ति इंडिया में रहा हो और गवर्नमेंट सर्विस में रहा हो, मतलब अपनी गवर्नमेंट की सर्विस में रहा के दौरान इंडिया में रहा हो, जैसे डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं या फिर उनके अंडर में प्लेस और भी जो कर्मचारी होते हैं उनकी बात करते हैं यहाँ पे हम। फिर इसके अलावा ये जो 12 महीने हैं, ठीक है, जिनकी बात की जा रही है कि वो 12 महीने एप्लीकेशन के जस्ट 12 महीने पहले इंडिया में रहा हो और गवर्नमेंट सर्विस में रहा हो, इस 12 महीने के पीरियड के दौरान इस 12 महीने के जस्ट पहले वाले जो ईयर्स हैं, उन जस्ट पहले वाले 7 साल बेसिकली ड्यूरिंग 7 years प्रायर टू दीज 12 months, ये जो 12 महीने उसने एप्लीकेशन से पहले वो इंडिया में रहा है और गवर्नमेंट सर्विस में रहा है, इसके पहले जस्ट पहले वाले जो 7 साल हैं, उन 7 सालों के दौरान एटलीस्ट 4 साल उसने उस व्यक्ति ने इंडिया में वो व्यक्ति रहा हो और उसने गवर्नमेंट सर्विस की हो। ठीक है, तो उसके अलावा वो गुड कैरेक्टर का हो और उसके पास एडिक्वेट नॉलेज हो, सफिशिएंट नॉलेज हो किसी भी एक ऐसी लैंग्वेज की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई जितनी भी लैंग्वेजेस उसमें से किसी एक लैंग्वेज की उसके पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो 7वीं कंडीशन है वो ये है कि इंटेंशन होनी चाहिए उसकी इंडिया में रहने की, वो इंडिया में रहना चाहता हो परमानेंटली, और इसके अलावा वो या फिर सर्विस में एंटर करना चाहता हो किसी भी या तो गवर्नमेंट सर्विस में या फिर किसी भी इंडियन मतलब किसी भी ऐसी कंपनी की सर्विस में जो कि इंडिया में वर्क कर रही हो, या फिर किसी सोसाइटी की
सर्विस में जो कि इंडिया में वर्क कर रही हो, तो ऐसी किसी भी सर्विसेज में वो रहना चाहता हो या फिर उसकी इंटेंशन हो इंडिया में परमानेंटली रहने की, तो इन केसेस में वो इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है थ्रू नेचुरलाइजेशन। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 की। ये 5वां तरीका है इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने का, इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने का बाय इनकॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है कि यदि अगर भारतीय सरकार या भारतीय स्टेट कोई भी टेरिटरी, किसी भी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में, इंडिया के क्षेत्र में विलय कर लेता है, मिला लेता है, तो हम ये मानते हैं कि उस क्षेत्र में रह रहे व्यक्ति, मतलब जो क्षेत्र विलय किया गया उस क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों को सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन घोषित कर सकती है। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की, यानी कि हम सिटीजनशिप टर्मिनेट कैसे करते हैं या ख़त्म कैसे करते हैं। ये 3 तरीके से इस एक्ट में दिया हुआ है। पहला रिनंसिएशन, जो कि सेक्शन 8 प्रोवाइड करता है। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग देना। यदि कोई व्यक्ति वॉलेंटरली, ठीक है, वॉलेंटरली अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से इंडियन सिटीजनशिप का त्याग कर देता है, तो ये माना जाएगा कि उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गई है। बट दैट रिनंसिएशन शुड बी डन इन प्रॉपर एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। फिर हम बात करते हैं टर्मिनेशन की, ये कि सेक्शन 9 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बाय लॉ टर्मिनेशन होता है, यानी कि व्यक्ति खुद नहीं रिनाउंस करता है, अपनी मर्जी से नहीं रिनाउंस करता है, बट ड्यू टू सम लॉ ये अपने आप समाप्त हो जाती है। और ये लॉ कब, किस कंडीशन में लगता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेता है। ठीक है, किसी दूसरे का, यानी कि फॉरेन सिटीजन बन जाता है। अगर किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर कर रहा है, फॉरेन सिटीजन बन रहा है, तो यहाँ पे ये सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी इंडिया की, क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप इंडिया में अलाउ नहीं होती है, तो इसलिए ये सेक्शन अप्लाई होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डेप्रिवेशन की। डेप्रिवेशन यानी क्षय। आपकी सिटीजनशिप की हानि कब होती है, कब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डिक्लेयर कर सकती है कि आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं, तो दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 10। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ये जो नियम है मैंने दिखे हैं, इनके अंतर्गत ये कहती है कि अगर आप इन नियमों के द्वारा सिटीजन बने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी आपकी नागरिकता छीन सकती है। पहला, अगर आप रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन बने हैं, पर उस रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के दौरान या फिर वो प्राकृतिक तौर पे जो आपने सिटीजनशिप प्राप्त की है, वो सिटीजनशिप आपने फ्रॉड करके प्राप्त की है, या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है, या फिर कोई भी मटीरियल फैक्ट छुपाया है। ठीक है, या तो आपने धोखा दिया है, या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज़ झूठ दिखाई है जो वास्तविकता में थी नहीं, और या फिर आपने किसी एक मटीरियल फैक्ट का जो कि सिटीजनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है उसको कंसील किया है, उसको छुपाया है। तो अगर ये चीज़ें हैं और इसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन प्राप्त किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे आपकी सिटीजनशिप हटा सकती है, कैंसिल कर सकती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने एक्ट के द्वारा या फिर अपनी स्पीच के द्वारा डिसलॉयल्टी शो करता है टूवर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई व्यक्ति डिसलॉयल्टी शो करता है, ठीक है, अपने एक्ट या स्पीच के द्वारा, तो इंडियन गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है। फिर हम बात करते हैं अगर इंडिया किसी वॉर में इंगेज है, तो उस दौरान कोई व्यक्ति एनिमी कंट्री से, जिसके साथ इंडिया वॉर में इंगेज है, उसके साथ कोई ट्रेड करता है या फिर किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन रखता है, तो इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। फिर अगर कोई व्यक्ति कोई लॉ वायलेट करता है इंडिया में, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है अगर उसने रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप अक्वायर की है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति ऑर्डिनरली रेसिडेंट है इंडिया, आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर, 7 साल से वो इंडिया से बाहर रह रहा है और उसकी कोई खोज खबर नहीं है, वो इंडिया कभी लौट के नहीं आया है, तो उसकी इस बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। अब हम बात करते हैं एक केस की, सतीश नाम्बियार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो सतीश नाम्बियार था उसको OCI सिटीजनशिप गवर्नमेंट ने ग्रांट की थी और वो इसके पहले अमेरिकन काउंसलेट में काम कर रहा था। इसके बाद जब उसे OCI सिटीजनशिप ग्रांट हो गई तो फिर वो इंडिया में आकर काम करने लगा। तो इस केस में ये हुआ था कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने इस व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ प्रूफ इकट्ठे किए थे और ये बोला था कि इसकी सिटीजनशिप इंडियन सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल है, तो इस बेसिस पे गवर्नमेंट ने इसकी सिटीजनशिप रिवोक कर दी थी। तो इस व्यक्ति ने कोर्ट का सहारा लिया
और रिट पिटिशन फाइल की अंडर दी बाय सेइंग दैट कैंसलिंग द सिटीजनशिप इज़ द वायलेशन ऑफ हिज राइट ऑफ गिवन अंडर आर्टिकल 15। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला था कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के द्वारा सिटीजनशिप किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकती है अगर उस सिटीजनशिप से इस बात का खतरा हो कि उस सिटीजनशिप से नेशन की सिक्योरिटी का खतरा हो। तो कोई भी व्यक्ति अगर नेशन की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए या नेशनल इंटरेस्ट के लिए खतरा है तो उसकी सिटीजनशिप रिवोक की जा सकती है बाय एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के द्वारा इस तरीके से सिटीजनशिप रिवोक नहीं की जाती है, एज इन कि सामने वाले व्यक्ति को मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात रख सके। इस केस में सतीश नाम्बियार को कोई मौका नहीं दिया गया था, तो इसलिए ये इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि इफ़ नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, इन दैट केस सिटीजनशिप कैन बी रिवोक्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को ये सिटीजनशिप किस तरीके से एक्वायर करते हैं, किस तरीके से टर्मिनेट होती है, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी एक पार्ट इस वीडियो का और बाकी है। इस थर्ड पार्ट में जो अभी आपको पता है कि रिसेंट में एक अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो उस एक्ट के द्वारा क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि वो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडियन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उस एक्ट के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप के नियमों में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ आस्क एनी क्वेरी। एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पहले पार्ट 1 वाला वीडियो रेफ़र कर लीजिएगा, तो आपके जो भी कन्फ्यूजन्स है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। एंड till then, stay safe and study hard.